हो जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे ना नजर फिसले, तो कैसे कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में हमदम मेरे। फिल्म इंडस्ट्री में जब भी दिग्गज कंपोजर्स की बात आएगी, म्यूजिक डायरेक्टर्स की बात आएगी, तो ओपी नैयर के नाम के बिना ये तारीख बिल्कुल अधूरी कही जाएगी। लेके पहला पहला प्यार तुम रूठ के मत जाना, मुझसे क्या मज़े की बात यह है कि ओपी नैयर साहब, इन्होंने संगीत की बाकायदा ट्रेनिंग तो नहीं ली थी, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ऊपर वाला इंसान के अंदर अपनी जानिब से डाल देता है, तो ये भी उनकी फ़नकारी थी, ये भी ऊपर वाले का एक करम था उन पे कि जो उन्होंने इतने खूबसूरत संगीत का अपने करियर के दौरान मुजाहरा किया। जाओ जी माफ किया, तू ही मेरा मीत रे, काहे का आँखों की आँखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सा, उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक। आज मैं ओपी नैयर साहब की ज़िंदगी से जुड़ी हुई कुछ बातें लेकर आपके सामने आया हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज मैं बातें कर रहा हूँ ओपी नैयर जी की। सभी देखने वालों की सेवा में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ओपी नैयर साहब की। ओपी नैयर साहब जिनकी पैदाइश 16 जनवरी 1926 में हुई थी, उनका देहांत 28 जनवरी 2007 को हो गया। फिल्म इंडस्ट्री में जब भी दिग्गज कंपोजर्स की बात आएगी, म्यूजिक डायरेक्टर्स की बात आएगी, तो ओपी नैयर के नाम के बिना ये तारीख बिल्कुल अधूरी कही जाएगी। अगर हम संगीतकार ओपी नैयर जी की बात करें तो हमें यह मानना पड़ेगा कि हमारी इंडस्ट्री में जो बेहतरीन, बहुत ही दिग्गज, बहुत ही आला फनकार आए हैं एक म्यूज़िक डायरेक्टर की हैसियत से, उनमें ओपी नैयर साहब का नाम भी सफ़े अव्वल में लिखा जाएगा। ओपी नैयर साहब के बारे में अगर बात करें तो जहाँ तक उनकी शख्सियत की बात थी तो बहुत ही डिसिप्लिन्ड आदमी थे वो, और उन्होंने न सिर्फ ये कि काम अपनी शर्तों पे किया बल्कि ज़िंदगी भी उन्होंने अपनी शर्तों पे ही गुजारी। काम के मामले में ये था कि ख़ुद उन्हें अपने संगीत पे इतना एतमाद था कि उस दौरान, उस दौर में सबसे ज़्यादा जो कंपनसेशन लेते थे, मुआवजा लेते थे, वो ओपी नैयर साहब थे। ओपी नैयर की ज़िंदगी में 3 लोगों का बहुत बड़ा एक योगदान कह लीजिए या एक बहुत बड़ा कनेक्शन कह लीजिए, वो रहा, और आज मैं उन्हीं 3 लोगों की बातें करने जा रहा हूँ। ओपी नैयर ने अपने करियर के दौरान बहुत सारी फिल्मों में संगीत दिया और बड़े खूबसूरत खूबसूरत गीत उन्होंने लोगों को दिए। उनके संगीत का एक ख़ास पैटर्न होता था जिसे सुनने के बाद आदमी बड़े आसानी के साथ ये कह सकता था कि ये जो गीत है ये ओपी नैयर जी का बनाया हुआ है। अगर हम उनकी बेहतरीन फिल्मों की बात करें तो उनमें आर पार, एक मुसाफिर एक हसीना, कश्मीर की कली, फिर वही दिल लाया हूँ और इस तरह की बहुत सारी फिल्में शामिल हैं। तुम्हारी आँखों में काश होता हमारी आँखों, जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल, प्यार मिला हमें यार मिला, एक नया सन जाइए आप तो जाएंगे, लूटा चैन करार, कभी हार कभी पार। इन तमाम फिल्मों के जो गाने थे वो आज तक लाजवाल हैं। पर मैं आपसे बात कर रहा था ओपी नैयर साहब की ज़िंदगी से जुड़े हुए 3 लोगों की, जिनका बहुत बड़ा एक उनकी ज़िंदगी पे एक प्रभाव रहा। इतने बड़े संगीतकार होने के बावजूद, जबकि इंडस्ट्री के बेहतरीन से बेहतरीन लिरिसिस्ट के साथ उन्होंने काम किया, बेहतरीन से बेहतरीन डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ उन्होंने काम किया, और उनकी फ़िल्मों का जो संगीत होता था उस फिल्म की कामयाबी की ज़मानत होता था, ऐसे में भी लता मंगेशकर जी के साथ उन्होंने कभी भी काम नहीं किया। जी हाँ, ये बात आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं।
वजह क्या थी, ये वजह तो खुलकर कभी भी सामने नहीं आ सकी, लेकिन ओपी नैयर साहब ने अपने पूरे करियर के दौरान लता मंगेशकर जी को कभी भी अपनी किसी कंपोजिशन के लिए रिकॉर्ड नहीं किया। हालांकि इंडस्ट्री में एक बात मशहूर थी कि जिस म्यूज़िक डायरेक्टर ने लता जी से अपने कंपोजिशन को रिकॉर्ड नहीं करवाया, वो कंप्लीट म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं उसके अंदर एक अधूरापन है। लेकिन ओपी नैयर साहब ने इस बात की कभी कोई परवाह नहीं की। उन्हें लगता था कि उनके गीतों के लिए आशा भोसले जी काफ़ी है। हालांकि उससे पहले वो गीता दत्त साहबा से उन्होंने बहुत सारे गीत रिकॉर्ड करवाए और बड़े प्यारे प्यारे गीत रिकॉर्ड करवाए। तो पहली जो शख्सियत ओपी नैयर साहब की ज़िंदगी से वाबस्ता रही कि जिसके साथ उन्होंने कभी काम ही नहीं किया, वो थी हमारी लता मंगेशकर जी। वो कहते हैं ना कि एक मौके पर उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे लता मंगेशकर की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए जिन्हें होना चाहिए वो काफ़ी है। और उनका इशारा किस तरफ है ये आप भी समझते हैं। उनकी ज़िंदगी में जो एक दूसरी शख्सियत का बहुत ज़्यादा गलबा रहा, वो थी आशा भोसले जी, लता मंगेशकर जी की खुद अपनी छोटी बहन। और आशा जी के साथ इनका मामला जो था वो बड़ा ही अजीब व गरीब कह लीजिए, बल्कि आप इश्क का मामला कह लीजिए, दिलों का मामला कह लीजिए। और ओपी नैयर साहब आशा जी की मोहब्बत में इतने दीवाने हुए कि वो जो कहते हैं ना कि मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, ये गाना तो आपने सुना होगा। बिल्कुल उन्होंने इस चीज़ को प्रैक्टिकल तरीक़े से दिखा दिया कि जब आशा भोसले के साथ उनका ये इश्क का मामला चला तो फिर उन्होंने दुनिया की परवाह की, ना घर की परवाह की, ना काम की परवाह किया। सारे लोगों को उन्होंने उठाकर किनारे कर दिया। उनकी नज़र के सामने सिर्फ़ और सिर्फ अगर कोई थी तो आशा भोसले थी। बल्कि एक मौके पे गीता जी ने उनसे शिकायत की थी कि आपने मुझे काम देना बंद कर दिया। तो उन्होंने बड़ी बेरुखी के साथ कहा था, जब मुझे आपकी ज़रूरत होगी मैं आपको बुला लूँगा, फ़िलहाल तो मेरे हर तरह के गीत के लिए आशा काफ़ी है। और ऐसा हुआ भी कि उन्होंने आशा भोसले जी से बहुत तरह के हर रंग में गाने गवाए। और जिस तरह से ओपी नैयर साहब ने आशा भोसले जी से उनकी फ़नकारी का, उनकी गुलकारी का काम लिया, वो बस उनका ही हिस्सा था। एक सेकंड ग्रेड की गाने वाली अगर देखा जाए, सच पूछिए तो तारीख़ ये बात बताती है कि आशा भोसले जी को कभी भी बहुत ही अपर ग्रेड में नहीं रखा गया, हमेशा उनको बी ग्रेड में ही रखा गया। लेकिन एक बी ग्रेड की गायिका को उन्होंने एक टॉप ग्रेड की गायिका बना दिया। हर तरह का तजर्बा उन्होंने किया। और ये भी एक हकीकत है कि आशा भोसले जी ने हर तरह से ख़ुद को खरा साबित किया। उनका मुआशक़ा तकरीबन 13 या 14 सालों तक चला। और इन 13-14 सालों में आशा जी को ओपी नैयर साहब के साथ की वजह से बहुत फ़ायदा मिला। लेकिन फिर एक दिन ये रिश्ता टूट गया और इस तरह से टूटा कि फिर ओपी नैयर साहब का दिल भी टूट गया। वो बड़े दिल बर्दाश्ता हुए अपने इस मोहब्बत में नाकामी की वजह से, क्योंकि इसी मोहब्बत की खातिर उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, ख़ुद अलग जाकर एक रूम में रहने लगे थे। लेकिन इतने अनापरस्त थे, इतने ज़िद्दी आदमी थे कि उन्होंने कभी भी अपने ज़िद के सामने या अपनी अना के सामने किसी को भी खातिर में नहीं समझा। तो ये तो थी उनकी ज़िंदगी में दूसरी शख्सियत। उनकी ज़िंदगी में एक और जो तीसरे शख्स का प्रभाव था वो थे मोहम्मद रफ़ी साहब। और मैं आपको बताऊं कि मोहम्मद रफ़ी साहब के बड़े दीवाने थे ओपी नैयर साहब, बड़े चाहने वाले। और वो कहते थे कि मोहम्मद रफ़ी के बिना मेरा संगीत अधूरा है, मैं उनसे हटकर कंपोजिशन बनाने के बारे में सोच ही नहीं सकता। अगर फीमेल वर्जन्स की बात आती है, फीमेल धुनों की बात आती है, तो मैं आशा भोसले से बेहतर तो किसी को नहीं समझता। लेकिन उसी तरह से जब मेल गानों की बात आती है तो मेरी निगाह में सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद रफ़ी है। और ऐसा हुआ भी। और उसके बाद आपने नोटिस किया होगा कि रफ़ी साहब के साथ आशा भोसले जी के तकरीबन 900 से भी ज़्यादा डुएट गीत हैं। उन डुएट्स में बहुत सारे डुएट्स जो हैं वो ओपी नैयर साहब के बनाए हुए हैं, जिनमें रफ़ी साहब और आशा जी का साथ रहा। और ये वो डुएट्स हैं कि जिन्हें सुनने के बाद में वाकई लुत्फ़ आ जाता है। मैं आपको झलक के तौर पे कुछ गानों की झलकियाँ पेश कर रहा हूँ। आप देखिए कि उन डुएट्स में रफ़ी साहब और आशा जी का क्या जादू नज़र आता है। अगर हम ओपी नैयर साहब की डिसिप्लिन की बात करें तो डिसिप्लिन के तो इतने पक्के आदमी थे। एक बार ऐसा भी हुआ कि रफ़ी साहब के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट हो गया, किसी गीत की
रिकॉर्डिंग करनी थी। सारे साजिंदे आ चुके थे, नैयर साहब मौजूद थे, रिकॉर्डिस्ट मौजूद थे। वक्त बीतता जा रहा था और रफ़ी साहब उस वक्त तक स्टूडियो नहीं आए थे। और ये चीज़ ओपी नैयर साहब को अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्से में मुब्तला कर रही थी, क्योंकि लेट हो रहा था, सारे लोग तैयार होकर बैठे थे, रफ़ी साहब का पता नहीं था। तकरीबन 1 घंटे के बाद रफ़ी साहब को देखा गया कि वो स्टूडियो में दाखिल हुए। आने के साथ साथ उन्होंने अपने देर से आने की माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे माफ़ कीजिएगा, देर हो गई और चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। तो नैयर साहब ने कहा कि आपको देर कहाँ हुई? तो उन्होंने कहा कि शंकर जयकिशन साहब की एक धुन उसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन आने की वजह से मुझे वहाँ देर हो गई। बस ये सुनना था कि ओपी नैयर साहब के अंदर का जो एक अनापरस्त इंसान था वो जाग गया। उन्होंने रफ़ी साहब से मज़ीद कुछ कहे बिना उस दिन की रिकॉर्डिंग को पैकअप कर दिया। कहा कि आज की रिकॉर्डिंग कैंसिल, और रफ़ी साहब से कहा कि आप ऐसा करें ना कि आप तो भाई बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स के वजह से हमारे यहाँ लेट हो जाते हैं, तो आप उनके ही गीत गाया करें। उसके बाद ऐसा हुआ कि दोनों के रिश्तों में ओपी नैयर साहब की वजह से एक दरार सी आ गई। रफ़ी साहब बड़े हैरान और परेशान, उन्होंने समझाने की कोशिश किया कि भाई देखिए, ये जो गलती है ये जानबूझकर नहीं हुई है, मैं वहाँ अधूरा काम छोड़कर कैसे आपके पास आता, आइए रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन नैयर साहब किसी भी तरह से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए तैयार नहीं हुए। नतीजा ये हुआ कि वो रिकॉर्डिंग जो थी कैंसिल कर दी गई, और उसके बाद रफ़ी साहब एक तरफ, नैयर साहब एक तरफ, यानी कि इन दोनों ने साथ में काम करना बंद कर दिया। रफ़ी साहब की तरफ से ऐसी कोई ना तो ज़िद थी, ना तो कोई कॉन्फ्लिक्ट था। रफ़ी साहब तो हर वक्त तैयार बैठे थे। लेकिन नैयर साहब अपनी अना में आकर उन्होंने रफ़ी साहब के साथ काम करना बंद कर दिया, और ये सिलसिला अच्छा खासा तवील चला। लेकिन कहीं ना कहीं रफ़ी साहब को ये एहसास था कि उनकी वजह से नैयर साहब का नुकसान हुआ है। लिहाजा एक बार ईद के मौके पर रफ़ी साहब ने ख़ास तौर से सेवइयाँ बनवाई, और सेवइयाँ बनवा के लेके अपने ख़ुद से अपने हाथों से लेकर वो नैयर साहब के घर पे गए और कहा कि कब तक रूठे रहेंगे, आइए ना, ईद का दिन है, शिरनी खाइए। और फिर वहाँ से रफ़ी साहब के साथ उनके एक फिर से एक रिश्ता शुरू हुआ। लेकिन ये जो दौरानी वक्फ़ा था रफ़ी साहब से अलग होने का, इससे रफ़ी साहब को तो कोई नुकसान इसलिए नहीं पहुंचा कि रफ़ी साहब तो इंडस्ट्री में रीढ़ की हड्डी की तरह से थे, और कोई भी म्यूज़िक डायरेक्टर रफ़ी साहब के बिना तो सोच भी नहीं सकता था। लेकिन अल्टीमेट नैयर साहब को बड़ा नुकसान पहुंचा, क्योंकि धुनें तो वो बना रहे थे, कंपोजिशन की तैयारी हो रही थी, लेकिन वो रफ़ी साहब नहीं थे जो उनकी धुनों को एक रूह बख्शते, उन्हें अमर करते। नतीजा ये हुआ कि उसके बाद नैयर साहब का एक डाउनफॉल शुरू हो गया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लोगों के जहन से महव होने लगे। उन्होंने ज़िंदगी में बहुत सारी कामयाबियाँ देखी, बहुत बुलंदी पर पहुँचे, हर तरह के गाने उन्होंने दिए, हर तरह के गुलकारों के साथ काम किया। लेकिन उसके बावजूद जब वो अपने डाउनफॉल की तरफ आए, तो उस वक्त भी उनका रवैया जो था वही था कि जैसा कि उनका अपने बुलंदी के ज़माने में था, यानी कि अपनी शर्तों पे जीना, अपनी ज़िद में जीना, अपनी अना में जीना। उन्होंने कभी भी किसी के सामने सर को न तो झुकाया, न कभी झुकाने के बारे में सोचा, चाहे उनका जितना बड़ा भी नुकसान हो जाए। हालांकि उनकी इस आदत या फितरत की वजह से उन्हें कई बार बहुत बड़े बड़े नुकसान भी उठाने पड़े, लेकिन नैयर साहब ने कभी इसकी परवाह नहीं की। आजकल इस तरह के लोग बहुत कम नज़र आते हैं कि जो इतने डिसिप्लिन्ड होते हैं, वो कुछ भी नुकसान उठाने को तैयार हो जाते हैं। तो बहरहाल आज हमारे दरमियान नैयर साहब नहीं हैं, लेकिन ये उनकी कुछ यादें हैं। और उनकी फ़िल्मों की बात करें तो फ़िल्में तो उन्होंने बहुत खूबसूरत दी हैं, जिनमें आर पार, कश्मीर की कली, फिर वही दिल लाया हूँ, और इस तरह से बहुत सारी फ़िल्में हैं। मैं किसका ज़िक्र करूँ, इसके लिए तो फिर मुझे एक बहुत तवील लिस्ट आपके सामने पेश करनी पड़ेगी। चलिए, आज का ये प्रोग्राम हमारे देश के माने हुए जाने हुए संगीतकार ओपी नैयर साहब के इस मौके पे, मैं आज उनका निधन हुआ था, आज ही की तारीख़ में मैंने ये पेश किया एक श्रद्धांजलि के रूप में। और इतना ज़रूर कहूँगा कि जब कभी हम उनके गीतों को सुनते हैं तो एक अलग से नशे में खो जाते हैं। दीवाना हुआ बादल, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, आंचल में सजा लेना कलियां, जुल्फ़ों में सितारे भर लेना, और इस तरह से न जाने कितने गीत, हर गीत एक पर एक। तो आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त जावेद तसीम को इजाज़त दीजिए।
बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।